हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। हमने केवीएस पैडागोजी जो शुरू कर रखी है उसमें फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि यूनिट 5 की ये तीसरी क्लास है। जो सेकंड क्लास थी उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि सीखने का इरैक मॉडल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखा था कि जो सीखने भाषा सीखने का क्या क्रम होता है, वो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो। सीखते कैसे हैं बच्चा, भाषा कैसे सीखता है। सबसे पहले आता है उसमें सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। सुनना क्या होता है, जब कोई बच्चा 3 से 9 साल तक के बच्चे की बात हो रही है, जब बच्चा जो सुन रहा है उसको समझ पा रहा है वो होता है सुनना। जब तक उसको समझ नहीं आ रहा है वो उसके लिए केवल एक शोर होता है। फिर होता है बोलना। बोलना जो बच्चा सोच रहा है, महसूस कर रहा है, अगर वो उसको बोलकर सही व्यक्त कर पा रहा है, यानी कि जो वो कहना चाह रहा है वो कह पा रहा है, समझा पा रहा है अगले को, तो इसका मतलब है कि उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका विकास हो चुका है। उसके बाद आता है पढ़ना। पढ़ना वो होता है जो हम समझ के साथ पढ़ लें। उसमें कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई थी। क्या, प्रिंट चेतना। जब बच्चे को ये पता हो कि बोली गई चीज़ को लिखा जा सकता है और लिखी हुई चीज़ को बोला जा सकता है, ये होती है उसकी प्रिंट चेतना। उसके बाद डिकोडिंग क्या होता है वो बताया था। डिकोडिंग जो अक्षर है, जो शब्द है, जो प्रिंटेड है, उसको बोल पाने की जो क्षमता होती है वो डिकोडिंग होती है। ब्लेंडिंग मैंने आपको बताया था। रीडिंग और डिकोडिंग में डिफरेंस बताया था कि रीडिंग क्या है, जब हम किसी चीज़ को पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये सब था हमारा पहली वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे लिखने पर। ये क्विक रिवीजन था लास्ट वीडियो का। तो अब हम बात कर रहे हैं लिखने की। जब हम लिखने की बात करते हैं तो देखिए, जब बच्चा पढ़ पा रहा है उसके बाद लिखने की बारी आती है। तो लिखने हम कब मानेंगे कि बच्चे ने लिखना सीख लिया है। पहले लिखने के स्टेप देखते हैं कि अपनी बात को जब सोचकर भली प्रकार से वो लिख पा रहा है, ठीक है, शब्दों को नियोजित रूप से लिख पा रहा है, कि उसको पता है कि एक वाक्य बनाने में कहाँ क्रिया लगती है, कहाँ सर्वनाम लगता है, वो सब पता है। ठीक है, तो ये होती है उसकी लिखने की, कि उसको लिखना आ रहा है। ठीक है, लिखने के लिए अब जरूरी कौशल क्या होते हैं। सबसे पहले होती है गत्यात्मक कौशल, यानी कि मोटर स्किल्स। मोटर स्किल मतलब बच्चों का जो हाथ और उंगलियां हैं उनका सही संयोजन, कि वो सही से पेंसिल पकड़ सके। उसके बाद लिखते टाइम हाथ का पोस्चर क्या होगा, ये सब आता है हमारा मोटर स्किल में। भाषा संरचना संबंधी कौशल, यानी कि अब उसका हाथ, उसकी पकड़ अच्छी हो गई है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे पेंसिल सही से नहीं पकड़ पाते। उसके बाद अगर वो सीख जाते हैं, हम दूसरे स्टेप पर आते हैं कि उसको ध्वनियों का पता हो, यानी कि उसको अक्षर ज्ञान हो, चिन्हों का पता हो, वाक्य पता हो, शब्द पता हो, कैसे बनते हैं, यानी कि ग्रामेटिकल जो उसकी नॉलेज है वो उसको हो जानी चाहिए। ठीक है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, यानी कि कहाँ पर उसे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाना है, कोमा लगाना है, वो सब उसको पता होना चाहिए। ठीक है, संज्ञानात्मक कौशल, कि कई बच्चा जो सोच रहा है क्या उसको लिख पा रहा है, जो बात वो कहना चाह रहा है वो सही तार्किक ढंग से लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। और लिखने में जो स्टेप है भाई, वो एक कहानी लिखना चाह रहा है तो कहानी में क्या पहले हुआ, क्या उसके बाद हुआ, क्या उसके बाद हुआ, उसको एक लाइन वाइज अरेंज करके लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। ठीक है, लेखन विकास के स्तर। लेखन, उभरता लेखन। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि उभरता लेखन क्या होता है, कि अक्षर लिखना होता है या शब्द लिखना या आड़ी तिरछी लाइन लकीरें खींचना। जब आपने देखा होगा कि सबसे पहले बच्चे को इस तरह की लाइन दी जाती है, ये पहले सीधी दी जाती है, फिर ऐसी दी जाती है। ये जो लाइंस बन रही हैं आड़ी तिरछी सीधी, ये होती है उभरता लेखन, यानी कि बच्चा भी उभर रहा है लिखने के लिए। उसके बाद होता है शुरुआती परंपरागत लेखन। जब उसने इस तरह की लाइंस बनानी सीख लिया उसके बाद उससे हम लेके आते हैं अक्षर पर, क्योंकि जैसे हमें क बनाना सिखाना है तो क में उसको बच्चे को एक तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, सीधी लाइन आनी चाहिए, फिर उसको कर्व लाइन आनी चाहिए या सर्कल कह सकते हैं, और इस तरह का कर्व लाइन आना चाहिए। तो जब तक उसका जो हाथ है वो पेंसिल को सही से पकड़कर सीधी लाइन,
कर्व लाइन खींचने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वो अक्षर लिखने के लिए तैयार नहीं होगा। अक्षर लिखने के बाद आपको धीरे धीरे बच्चे को शब्द पर लेकर आना है। फिर ये होता है मध्यवर्ती लेखन। अब बच्चे ने अक्षर शब्द लिखना सीख लिया है, उसके बाद वो धीरे धीरे वाक्य पर आएगा, और जब वो वाक्य लिखना सीख लेगा उसके बाद वो प्रवाहपूर्ण लेखन, जैसे कि प्रवाहपूर्ण पढ़ना होता है, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ना होता है। पढ़ना क्या होता है? धारा प्रवाह जब एक निश्चित जो गति होती है, ना तो ज़्यादा ना कम, निश्चित गति हो, सही लय हो पढ़ने की, और कहाँ हमें रुक कर बोलना है, कहाँ तेज़ बोलना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क आता है तो हमें जैसे कि तुमने क्या किया, किस शब्द पर जोर देना है। ठीक है, तो जैसे धारा प्रवाह पढ़ना होता है ऐसे ही धारा प्रवाह लिखना होता है, यानी कि जब हम लिखें तो हम लगातार लिखते रहें। जो हम सोच रहे हैं उसके लिए हमें जो हम सोच रहे हैं उसको लिखने के लिए हमें शब्दों को बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, और जहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना है वो लगाएं, जहाँ पर कोमा लगाना है वो लगाएं, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है वो लगाएं, तो वो होता है प्रवाहपूर्ण लेखन। तो ये तो था हमारा जो बुनियादी साक्षरता है उससे संबंधित टॉपिक। अब हम आते हैं जो हमारी FLN में बुनियादी संख्यात्मकता है, यानी कि मैथ्स की हम बात करेंगे। ठीक है, मैथ्स सीखने का FLN में एक बढ़िया जो तरीका है वो दिया गया है, वो दिया था, इसको बोलते हैं ELPS मॉडल। ये दिया था पामेला लिएबेक ने। कब दिया था? 1984 में दिया था पामेला लिएबेक ने। इन्होंने कहा कि मैथ्स सीखना स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं होता कि आप छलांग मार के बच्चे को सिखा देंगे गिनती लिखना, ऐसा नहीं होगा। उससे पहले बहुत सारे स्टेप आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो E4 एक्सपीरियंस विद सॉलिड, यानी कि जो ठोस चीज़ें हैं उनके साथ बच्चों का अनुभव हमें कराना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है L मतलब लैंग्वेज। जो भी हम जो सॉलिड हम चीज़ें बच्चों को दिखा रहे हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस करा रहे हैं, उनसे संबंधित हमें बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी। उसके बाद L4 लैंग्वेज हो गया। P4 होता है पिक्चर। उसके बाद हमने कोई सपोज़ हम कोई कंकड़ हमने मंगवा ली हैं, तो सबसे पहले हमने उसको बच्चों से जब हम गिनवा रहे हैं तो हमने बात करी कि भाई कितनी कंकड़ है, कहाँ से लेके आए, काउंट कर रहे हैं। उसके बाद हम वही चीज़ पिक्चर में करेंगे, कोई भी चित्र दिखाकर हम ब्लैक बोर्ड पर वो काम करेंगे। P4 पिक्चर। उसके बाद जैसे कि हमने कोई बच्चा 7 कंकड़ लेके आया, तो पहले हमने कंकड़ मंगवाई, यानी कि उसको अनुभव हो गया। फिर उसके बाद उसको अनुभव है कि कंकड़ क्या होती हैं। फिर उसको जब वो काउंट कर रहा है, हमने उसी टाइप की उससे बात की कि कितनी कंकड़ है, कहाँ से लेके आए, काउंट करो। ठीक है, फिर हमने चित्र बना के दिखा दिए बोर्ड पर। फिर उसके बाद हमने बच्चे को बताया कि देखिए 7 आप कंकड़ लाए हैं, 7 ऐसे बनता है, 7 ऐसे बनता है। फिर हम उसका 7 का उसको प्रतीक बना के दिखाएंगे, यानी कि सिंबल बना के दिखाएंगे कि 7 जो आप बोल रहे हो वो बनता ऐसे, लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैथ्स का ELPS कॉन्सेप्ट। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो गणित की अवधारणाएं होती हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट, गणित बेसिकली होता क्या है और कैसे सीखा जाता है। गणित का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीढ़ीनुमा होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, सीधी होती है या सीढ़ीनुमा। सीढ़ीनुमा मतलब एक निश्चित क्रम होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। अगर कोई भी बीच में से स्टेप स्किप हो गया, तो आप अगर एक स्टेप स्किप करके सोचें हम अगले स्टेप पे जा जाएं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ना बच्चा समझ पाएगा और ना आप समझा पाएंगे। तो स्टेप हमारा कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैथ्स में क्या होता है, सही उत्तर से ज़्यादा ज़रूरी होती है सही प्रक्रिया। सपोज़ बच्चे को पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, लेकिन उसने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी है, आंसर उसका नहीं सही आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उस पर आप ये नहीं कह सकते कि उसको समझ नहीं आया, यानी कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाग कैसे दी जाती है। हो सकता है उसे कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, गणित शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो होता है गणितीय सोच का विकास करना। अब देखिए
गणितीय सोच का विकास करना होता है। गणितीय सोच क्या होती है? गणितीय सोच होती है, हमें पता भी नहीं चलता हम दिन भर में कितना गणित को जीते हैं। जो एक तरह से हर चीज़ में गणित है। अगर हम घर में कोई चीज़ सेटिंग कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये चीज़ यहाँ रखनी है, टेबल यहाँ रखनी है, चेयर यहाँ, बेड यहाँ, तो उसमें भी गणित है कि भाई कौन से कॉर्नर में हमें पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर वाला जो हमारा मतलब जो रूम है वो स्क्वायर शेप का है और उसमें किस कॉर्नर पर हम कौन सी चीज़ रखें कि वो सेट बैठे। तो हर चीज़ में, रख रखाव में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, घर का जो लेडीज़ हैं वो मैनेज करके चलती हैं कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो गई, किचन में ये नहीं है, ये कितनी चाहिए, हर चीज़ में गणित है। तो ये होती है हमारी गणितीय सोच का विकास होना। और वैसे ये है कि जब भी हम गणित पढ़ते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसका डेवलपमेंट होता है। उसकी जितनी प्रैक्टिस हम बच्चे से कराएंगे उसका ब्रेन उतना ही डेवलप होगा। ठीक है। गणित में जो भी मूर्त और अमूर्त जो चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ने का और जूझने का एक प्रयास होता है। अब देखिए हम बात करते हैं प्री नंबर कॉन्सेप्ट। जो हम बात कर रहे हैं बुनियादी संख्यात्मकता की। तो संख्या का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा नंबर पर जोड़ दें। नंबर सिखाने से पहले आपको बच्चों के साथ बहुत काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहला काम है आप बच्चों को तुलना करना सिखाएंगे। तुलना में छोटा बड़ा, लंबा छोटा, हल्का भारी, अंदर बाहर, ठीक है, दाएं बाएं, आगे पीछे, ये सब कॉन्सेप्ट आप उसको बताएंगे। उसके बाद समूहीकरण और वर्गीकरण, यानी कि ग्रुप बनाना। देखा होगा आपने, जैसे बच्चों एक खेल खेलते हैं वो बोल भाई कितने, उसमें अगर हम बच्चे को कह दें कि चार 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 पाँच, कुछ ऐसा होता है वो कि उसमें फिर अगर 20 बच्चे खेल रहे हैं तो 5-5 का ग्रुप बना लेंगे, तो जो बच्चा बाहर रह जाएगा वो आउट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, इस गतिविधि से बच्चों को ग्रुप बनाने की आदत पड़ती है। और वर्गीकरण कि अगर हमने बच्चों को अलग अलग चीज़ें दी हैं, सपोज़ कंकड़ दी हैं, माचिस की तिल्लियाँ दी हैं और पत्तियाँ दी हैं, तो वो उनको अलग अलग रख पाएँ कि हाँ ये चीज़ अलग है, ये अलग है, उनका वर्गीकरण कर पाएँ। ठीक है। उसके बाद आता है पैटर्न बनाना। अगर हमने बच्चे को कंकड़ दी, फिर पत्ती दी, फिर माचिस की तिल्ली दी, फिर हमने फिर से अब हम कहेंगे कि अब आप इसमें क्या रखोगे, यानी एक निश्चित क्रम किसी चीज़ का, किसी नंबर का, जब एक निश्चित क्रम होता है वो होता है पैटर्न। ठीक है। जैसे हमने पहले ट्रायंगल बनाया, फिर सर्कल बनाया, फिर हमने स्क्वायर बनाया, फिर हमने ट्रायंगल बनाया। उसके बाद हम पूछेंगे बच्चे से कि अब क्या आएगा, तो बच्चा बताए कि सर्कल आएगा, तो इसका मतलब उसको पैटर्न की समझ सही से हो गई है। एक से एक की संगति, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, ये होता है कि एक और एक मिलाकर 2 होते हैं, बच्चे को पता होना चाहिए। 2 और 1 मिलाकर 3 होते हैं, 3 और 1 मिलाकर 4 होते हैं। ये होती है एक से एक की संगति, यानी कि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। अब देखिए आज मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को ज़ीरो कैसे बताएंगे, ज़ीरो कॉन्सेप्ट कैसे बताएंगे। अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चे को कह देते हैं कि ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं। ठीक है। हमने बोला कि ज़ीरो का मतलब क्या है, कुछ नहीं, लेकिन ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं अगर हम बता रहे हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि ज़ीरो बताने के लिए हमें बच्चों को बताना चाहिए कि किसी भी जो खाली जगह है, ठीक है, वो होती है हमारी शून्य, यानी कि खाली स्थान जो है वो ज़ीरो है। सपोज़ हमने अपनी मुट्ठी में 4 कंकड़ लिए हैं, बच्चे को खोल के दिखाई कि इसमें कितनी कंकड़ हैं, बच्चे ने बोला 4, फिर हमने उसमें 2 रख ली कि कितनी है 2, उसमें से भी 1 निकाल दी, कितनी है 1। तो उसके बाद जब हम कहेंगे कि अब इसमें एक और निकाल दी, तो अब इसमें क्या है, अगर बच्चा कहे कि कुछ नहीं, नहीं ये है, इसमें 0 कंकड़ है, यानी कि वो स्थान कंकड़ में उसमें थी और वो खाली हो गया है, तो वो होती है ज़ीरो। तो आगे से अगर ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आपको कहीं बताना पड़े तो आप बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि ज़ीरो मीन्स कुछ नहीं, नहीं, ज़ीरो का मतलब होता है एक खाली स्थान। ठीक है। ये हुआ हमारा ज़ीरो का कॉन्सेप्ट। और
इस वीडियो में हमने देख लिया कि लिखना कैसे होता है हिंदी का, मैथ्स में ELPS क्या होता है, और मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह का होता है, नंबर सिखाने से पहले हमें क्या क्या सिखा देना चाहिए बच्चे को, और ज़ीरो कॉन्सेप्ट हम कैसे बता सकते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये समझ आया हो, ELPS का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो PDF है इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर लें, तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।